नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन, आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे। कविता को पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। आइए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, कवियत्री को बार बार क्या याद आता है। कवियत्री को बार बार क्या याद आता है। तो कवियत्री को बार बार जो है वो बचपन की मधुर याद आती है। बचपन की मधुर याद आती है। दूसरा प्रश्न है, बचपन में कवियत्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई। इसका उत्तर होगा कि बचपन में कवियत्री के रोने पर काम छोड़कर उसकी माँ उसके पास आई। आगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। कवियत्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं। कवियत्री को बचपन में आंसू के मोती आज जयमाला जैसे लगते हैं। जयमाला जैसे क्यों लगते हैं, देखिए जब कविता पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि कवियत्री कहती है कि बचपन में जब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी और वो नहीं मिलती थी तो हम उस चीज़ के लिए रोते थे, मचलते थे और आँखों से लगातार आंसू गिरते रहते थे, तब जाकर हमें वो चीज़ मिलती थी। आज कवियत्री सोचती है कि रोने पर ही उन्हें वो चीज़ मिलती थी, रोने से ही उनकी जीत होती थी, इसलिए उसको जयमाला कहा गया है। हालांकि ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक ही पंक्ति में इसका उत्तर देना है। कवियत्री को बचपन में आंसू के मोती आज जयमाला जैसे लगते हैं, खाली एक ही पंक्ति में आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न, कवियत्री की बिटिया कवियत्री को क्या खिलाना चाहती थी। कवियत्री की बिटिया कवियत्री को मिट्टी खिलाना चाहती थी, वह खुद भी मिट्टी खाकर आई थी। तो ये वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को बता दी हैं। अब देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न। हाँ तो स्टूडेंट्स, लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मेरे घर में उदासी का माहौल रहता था। जैसे ही मेरा जन्म हुआ और घर में किलकारी गूंजी, किलकारी गूंजते ही घर खुशियों से आबाद हो गया। ठीक है। दूसरा, इसमें हम एक पंक्ति यह भी लिख सकते हैं कि ये तो लेखिका कवियत्री ने अपने लिए कह दिया। अब मान लीजिए यदि वो अपनी पुत्री के लिए कह रही है, क्योंकि जब हमने कविता का अध्ययन किया है तो ये पंक्तियाँ उसी समय की है जब कवियत्री अपने बचपन की यादों को दोहराती है। उसकी जो बेटी है उस बेटी से परिचय कविता के आधे भाग के बाद में होता है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो कवियत्री ने ये अपने लिए कही है, लेकिन यदि हम ये सोचें कि उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कहा है तो भी आप ये लिख सकते हैं कि जब तक कवियत्री की पुत्री का जन्म नहीं हुआ था तब तक कवियत्री के घर में सूनापन था, लेकिन जैसे ही कवियत्री की बेटी का जन्म हुआ, जन्म होते ही घर खुशियों से आबाद हो गया। बच्चे की किलकारी जैसे ही घर में गूंजी, घर खुशियों से आबाद हो गया। तो दोनों का आप लोगों को बता दिया है। आइए
नैन नीर युत दमक उठे पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। नैन कहते हैं आँखों को और नीर कहते हैं पानी को, तो आँखों का पानी यानी आंसू। नैन नीर युक्त दमक उठे। कवयित्री कहती है कि बचपन में जब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी और वह चीज़ नहीं मिलती थी तब मैं रोने लग जाती थी। घर वाले बार बार मनाते थे, लेकिन बार बार मनाने पर भी मैं नहीं मानती थी। तब मेरी माँ मुझे मेरे दादाजी को देती थी ताकि वो मुझे चुप करवा सके। दादाजी मुझे गोद में उठाकर आंगन में ले जाते थे और आसमान में चंदा मामा दिखलाते थे। जैसे ही मैं चंदा मामा को देखती तो अपना रोना भूल जाती थी और आँखों में जो आंसू थे उन आंसुओं में चांदनी की जो रोशनी पड़ती है उससे मेरी आंखें और अधिक चमकने लग जाती थी। नैन नीर युत दमक उठे, इस पंक्ति का भावार्थ ये है। आगे देखिए निबंधात्मक प्रश्न, मेरा नया बचपन कविता का सारांश लिखिए। इसी प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि मेरा नया बचपन कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेरा नया बचपन कविता का वर्ण्य विषय स्पष्ट कीजिए। वर्ण्य विषय का मतलब होता है किस विषय का इसमें वर्णन किया गया है। तो 2-3 तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है, लेकिन उत्तर एक ही होगा। तो मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी जी द्वारा लिखी गई बचपन पर एक अनूठी और अद्भुत कविता है। इसमें कवयित्री ने अपने बचपन की जो मधुर यादें हैं वो पाठकों से साझा की हैं। कवयित्री बताती है कि बचपन जो है, बचपन चिंता रहित होता है। बचपन में सिर्फ खेलना, खाना और मौज मस्ती करना यही काम होता है। लेकिन जैसे ही जवानी में, युवावस्था में कदम रखते हैं, एक तरफ युवावस्था का जोश भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ समस्याएं और परेशानियां, तनाव व्यक्ति को चारों ओर से घेर लेते हैं और व्यक्ति को अपना जो जीवन है वो भार स्वरूप लगने लगता है। यहाँ कवयित्री ने बचपन और जवानी जीवन के 2 काल हैं, उन दोनों जो काल है उनमें भेद बताया है कि दोनों में देखिए कितना अंतर है। बचपन में कुछ यादें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ बचपन में ही कर सकते हैं। जैसे ही जवानी में कदम रखेंगे या बुढ़ापे में आगे प्रवेश करेंगे, चाहे मन कितना ही क्यों ना करे, लेकिन वो अल्हड़पन, वो मौज मस्ती और वो रूठना मनाना, ये सब चीज़ें बीते दिनों की बात हो जाती है जो हम सिर्फ बचपन में ही कर सकते हैं। साथ ही साथ कवयित्री ने यहाँ यह भी बताया है कि जवानी का जो समय होता है यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय आकांक्षा और पुरुषार्थ का समय होता है। इस समय में हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं जागृत होती है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम परिश्रम करते हैं और परिश्रम के माध्यम से हम सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ पुरुषार्थ व्यक्ति इसी काल में सर्वाधिक करता है। तो बचपन और जवानी दोनों का अंतर बताया गया है और साथ ही कवयित्री ने बताया है कि जवानी के जो झंझट हैं, जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह इतनी बढ़ गई कि कवयित्री अपने बचपन को फिर से याद करती है। वही बचपन कवयित्री को उसकी बेटी के रूप में मिल जाता है और अब कवयित्री अपनी बेटी के साथ खेलती है, कूदती है, उसी के साथ खाना खाती है और उसी के साथ तोतली ज़बान में बात करती है। तब कवयित्री को और अधिक खुशी
मिलती है। तो ये मेरा नया बचपन कविता का सारांश हो गया। अगला प्रश्न देखिए, जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषताएं ऐसी है जो हमें आज भी याद आती है। बचपन का नाम आते ही हमारी स्मृति में, हमारी याददाश्त में वही दिन मौज मस्ती वाले जो हैं वो घूमने लगते हैं। बचपन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बच्चे का जीवन चिंता रहित होता है, बच्चे का जीवन निष्पाप होता है और यहाँ से वहाँ आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होती। बचपन में रूठना, मनाना, अटखेलियाँ करना, मौज मस्ती करना, ये ऐसे काम हैं जो हम आगे चलकर जीवन के जो बाकी काल है, युवावस्था या बुढ़ापा, उसमें हम नहीं कर सकते। और यही वो क्रियाकलाप हैं, यही वो काम हैं, कार्य हैं जो हमें जीवन भर याद रहते हैं। बचपन का जो समय है वो समय व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी नहीं भूलता है। यह एक अनोखा, एक अद्भुत काल है जिसमें बच्चे का जो मन होता है वो बिल्कुल निर्मल होता है, किसी प्रकार का उसमें बुरी भावनाएं या बुरे विचार नहीं आते हैं। तो ये बचपन की विशेषताएं जो हमें आज भी याद है। इसमें आप अपने बचपन की कुछ विशेषताओं को भी शामिल कर सकते हैं जो उत्तर लिखते समय आपकी मदद करेंगे। अब आइए इसके जो व्याख्यात्मक प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, व्याख्यात्मक जो प्रश्न है, व्याख्या इन 4 पंक्तियों की हमें व्याख्या करनी है। जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि व्याख्या के 3 भाग होते हैं। पहला भाग प्रसंग, दूसरा व्याख्या और तीसरा विशेष। ठीक है। प्रसंग में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि कवयित्री का नाम और क्या कहा गया है इन पंक्तियों में, उसका सारांश एक पंक्ति में अपने को लिखना होता है। तो देखिए, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित मेरा नया बचपन कविता से लिया गया है। इसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें कवयित्री ने बचपन की सहज क्रियाओं का, बचपन की सहज क्रियाओं का सुंदर वर्णन किया है। अब आइए व्याख्या। व्याख्या में क्या करेंगे, इन चारों जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ या भावार्थ या कोई प्रतीकार अर्थ है वो इसमें लिया जाता है। तो देखिए, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। तो देखिए, सरल शब्दों में इसका अर्थ ऊंच नीच का ज्ञान नहीं। कवित्री कहती है कि बचपन में ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं होता है, छुआछूत किसने जानी, और न छुआछूत का ज्ञान होता है। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। यहां देखिए, कवित्री कहती है कि मेरा जो बचपन है वो गरीबी में गुजरा। हमारा परिवार झोपड़ी में रहता था मान लीजिए, और फटे पुराने कपड़ों में मैं लिपटी रहती थी, लेकिन फिर भी उस बचपन में मैंने जो जीवन जिया, बचपन को जिया, वो किसी रानी से कम नहीं था साहब। जिस प्रकार एक रानी या महारानी हुक्म चलाती है
आदेश देती है, उसी प्रकार उस घर में भी मेरे आदेशों की पालना होती थी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। दूध के कुल्ले करना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दूध की अधिकता होना। तो कवियत्री कहती है कि बचपन में हमारे घर में दूध की कोई कमी नहीं थी। जब मन करता था पेट भर के दूध पीते थे। चूस अंगूठा सुधा पिया, और अंगूठा चूसने की आदत थी। उस अंगूठे को चूसते समय एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती थी। मानो, सुधा कहते हैं अमृत को, मानो उस अंगूठे में से अमृत का मैं पान कर रही हूँ और मुझे बहुत ही आनंद आता था। तो दूध के कुल्ले करना और अंगूठा चूसना ये बचपन की सहज क्रियाएं हैं जिनका कवियत्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। कवियत्री कहती है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो घर में एक उदासी, एक सूनेपन का वातावरण था, लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ और मेरी किलकारी घर में गूंजी तो मेरा घर खुशियों से आबाद हो गया। यहाँ पर एक बात यह भी समझाई गई है कि छोटे बच्चे का घर में जैसे ही आगमन होता है घर खुशियों से भर जाता है। तो ये हो गई व्याख्या। अब आइए विशेष। विशेष को हमेशा पॉइंट्स में बिंदुवार लिखा जाता है। पहला पॉइंट बनाएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सहज, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। और दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। जहां माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम अभिव्यक्त होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि दूध के कुल्ले करना, सिंगल इन्वर्टेड में बंद करना है इकहरे उद्धरण में, और अंगूठा चूसना मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दो मुहावरे भी हैं तो दोनों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इस काव्यांश में कवियत्री का बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है वो दिखाई देता है। तो ये अपनी एक व्याख्या जो है वो हो गई है। इस तरह से आप लोगों को व्याख्या करनी है। और व्याख्या करते समय ध्यान देना, आपने मान लीजिए लिख दिया प्रसंग, प्रसंग को डबल अंडरलाइन करो, 2 डॉट लगाकर डैश लगाओ और फिर नीचे वाली पंक्ति से यहां से लिखना शुरू करो। और प्रसंग जब पूरा हो जाए उसके बाद नीचे वाली पंक्ति में फिर लिखो व्याख्या, फिर उसको अंडरलाइन करो और फिर उससे नीचे वाली पंक्ति से लिखना शुरू करो। जब विशेष लिखो तो विशेष को बिंदुवार पॉइंट्स में आप लोग लिखेंगे। जितना सुंदर काम आप लोग करेंगे आपकी परीक्षा में उतने ही आपको अधिक अंक मिलेंगे। तो स्पष्टता और सुंदरता हिंदी विषय के लिए अति आवश्यक है। अब आइए इस कविता की दूसरी व्याख्या।